अ, जो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ एजुकेशन जिहाद की। तो अब हम ये कहते हैं कि एजुकेशन का काम होता है हमें सभ्य बनाना और हमें सच्चाई से अवगत कराना। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, पहली चीज़ तो ये कि वो सरकार के कब्ज़े में है और सरकार के कब्ज़े में होने के कारण सरकार जैसा चाहती है उस तरह का वो एजुकेशन सिस्टम बना सकती है। और जब हम नॉर्मली हम जो डिस्कशन करते हैं वो होती है कि हिस्ट्री के अंदर जो डिस्टॉर्शंस की गई हैं। हालाँकि केवल हिस्ट्री नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स में हमें वो डिस्टॉर्शंस देखने को मिलती हैं। लेकिन अम, अगर हम सबसे मेजर सब्जेक्ट देखते हैं तो वो हिस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलती रही हैं। तो इस तरह की जो नौटंकी है वो आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी और आज़ादी मिलते ही ये जो चिल्ड्रंस डे चाचा के नाम पे रख दिया, एक बापू बना दिया किसी को और उसी तरह से ही ये जो एजुकेशन डे मनाया जाता है मौलाना आज़ाद के नाम पर, वो अभी रिसेंटली लगभग 12-13 साल पहले 2008 में यूपीए ने शुरू किया है। और मनाया इसलिए जाता है कि जो हमारे सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका जन्मदिन था इसलिए उनके नाम पर ये मनाया जाता है। तो ये जिहाद किस तरह से काम करता है और किस लेवल पर है, उसे समझाने के लिए मैं आज जो आपके साथ सबसे पहली चीज़ शेयर करने वाला हूँ, वो अभी कुछ दिन पहले हमारे देश का एक बड़ा ज़्यादा मशहूर अखबार तो नहीं लेकिन एक अंग्रेज़ी अखबार है जिसे पायनियर कहा जाता है। ये उसमें आर्टिकल छपा था फॉरगॉटन लेसन्स ऑफ आज़ाद। अब इसमें ये जो पूरे का पूरा लेख है, इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मौलाना आज़ाद थे, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनका काम बड़ा ही अनपैरेलल रहा है। अब यूँ तो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, लेकिन इसे मैंने स्पेशली क्यों चुना है क्योंकि इसका जो लेखक है, आप ऊपर नाम देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा जे.एस. राजपूत, 7 नवंबर का आर्टिकल है ये। अब जे.एस. राजपूत कौन था? अ, 1998 से लेकर या 1999 से लेकर 2004 तक एनसीईआरटी का डायरेक्टर रहा है ये व्यक्ति। तो अब आप ये ध्यान कीजिए कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई थी। उस समय ये व्यक्ति एनसीईआरटी का डायरेक्टर था और पूरा जो वो वाला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का शासनकाल था, उसमें यही व्यक्ति जे.एस. राजपूत अ, एनसीईआरटी का डायरेक्टर था। तो इनका काम था किताबों को बदलने का। यानी ये जो पिछले कुछ टाइम से मैं कैंपेन चला रहा हूँ कि अभी हमारे बच्चों के पास जो किताबें हैं, उनमें जितनी डिस्टॉर्शंस हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो एजुकेशन मिनिस्टर का काम है वो। ऐसी ही सिचुएशन अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार के समय भी थी। उस समय भी किताबें बहुत खराब थी और उन्हें चेंज करने का काम इस व्यक्ति के नाम था, जे.एस. राजपूत के इसका काम था वो। अब ये इस आर्टिकल में क्या लिख रहा है, ज़रा आप उसका मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। इसका कहना है आज़ाद एंड खान अब्दुल गफ्फार खान आर टू आउटस्टैंडिंग luminaries of the freedom struggle who presented the real liberal and dynamic version of Islam before their countrymen। अब ये एक लाइन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनका कहना है कि ये ऐसे 2 luminaries थे जिनमें आज हम आज़ाद की बात करेंगे, खान गफ्फार खान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कि ये ऐसे लुमिनरी थे फ्रीडम स्ट्रगल के हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके, जिन्होंने हू प्रेजेंटेड द रियल जो सच्चा इस्लाम है, जो लिबरल है और डायनामिक है, वो हमें पेश करके बताया। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर इस तरह का आदमी चुना जाएगा डिस्टॉर्शंस बदलने के लिए, तो आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये एक इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं हम बहुत बड़ी गलतियाँ करते आए हैं। आगे देखिए, एक बहुत लंबा आर्टिकल है इसका, आगे ये क्या बता रहा है? How secularism is being interpreted in India leaves much to be desired, clarified and comprehended to bring people of varied religious affiliations to accept the equality of all religions। तो इसका कहना है कि सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ पे बड़ा खराब है
होना ये चाहिए कि हमारा सेक्युलरिज़्म ऐसा हो, जो ये बताए कि सारे के सारे जो रिलिजन हैं, वो सेम होते हैं। अब ये एग्ज़ैक्टली वही नॉनसेंस है, वही बकवास है, जिससे हम लड़ना चाहते हैं, कि सारे रिलिजन सेम नहीं हो सकते, सर्वधर्म समभाव, ये इतना गहरा बैठ चुका है कि जिसे वाजपेयी जी की, जिसे लोग राष्ट्रवादी सरकार बोलते हैं, वो लेके आती है इस तरह के व्यक्ति को जिसके ये विचार हैं। आगे, उसके आगे एक लाइन और देखिए, एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, देयर इज ओनली वन ट्रुथ, लर्नड वंस कॉल इट बाय वेरियस नेम्स। अब ये इसको जोड़ रहे हैं मौलाना आजाद के साथ। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, याद रखिए कि जिसके साथ मौलाना शब्द जुड़ गया है, इसका अर्थ है कि वो इस्लामिक लिटरेचर में से बात करेगा। तो कितना सेक्युलर, कितना लिबरल हो सकता है और कितना वो सर्वधर्म समभाव कर सकता है, आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है, कहने को जीएस राजपूत है, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी है, लेकिन वो इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहा है। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका। Azad had declared in 1940, I am part of this indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to the noble edifice, and without me, this splendid structure of India is incomplete. अब जिन लोगों को इंग्लिश ठीक से नहीं समझ में आई, तो आप लोगों को ध्यान होगा वो जो एक अ, शायर मरा है, जिसका बहुत जुमला याद किया जाता है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका खून शामिल है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये मौलाना आज़ाद जो है अंग्रेज़ी में बोल रहा है, आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडिविजिबल यूनिटी दैट इज़ इंडियन नेशनैलिटी। आई एम indispensable to the noble edifice, and without me this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which has gone to build India. I can never surrender this claim. ये इस तरह के झूठ हैं, जो हमें और आपको बार-बार परोसे जाते हैं, और जो ये छद्म सेक्युलरिज़्म है, उसका इस तरह से एक महिमा मंडन किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह के लोग हैं ये मौलाना आज़ाद जैसे। अब ये तो है जो आर्टिकल जेएस राजपूत ने लिखा, जिसे हम सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मानते हैं और जिसका काम किताबें बदलने का था। अब मैं आपके साथ इसकी रियलिटी शेयर करता हूँ, इसकी सच्चाई क्या थी? इसकी अगर आपको सच्चाई जाननी है, अब इसमें भी विडंबना देखिए किस तरह की है, कि जिसे हम राष्ट्रवादी लोग मान लेते हैं, वो इस तरह की चीज़ें लिख रहा है जो हमारे ही लोगों को, हमारे ही देश के बच्चों को भ्रमित करने वाली है। हाँ, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, आज़ादी के बाद बने थे, नेहरू जी की छत्रछाया में। ओके, अब मैं जो पॉइंट बता रहा था कि जो राष्ट्रवादी है, जिसे हम लोग, आम लोग राष्ट्रवादी समझ लेते हैं, वो इस तरह के झूठ और प्रपंच फैलाता है। असलियत में, और असलियत कौन बता रहा है? उस आदमी का नाम है तुफैल अहमद। उसका एक चा हालाँकि आज तुफैल अहमद के भी सुर बदल चुके हैं। उस वो चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन यहाँ मेरे पास एक आर्टिकल है, तुफैल अहमद ने लिखा था लगभग 4 साल पहले। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए। हुँ, ये है। ये उसने आर्टिकल लिखा था फर्स्ट पोस्ट में, और इसमें वो स्टार्टिंग ही कैसे बता रहा है, देखिए कितना ऑनेस्टली उसने बताया था। ग्लोबल इस्लामिज़्म, जिहादिज़्म एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, माय डिफेंस लॉयर। अब वो क्लियरली क्या बता रहा है, उसने इस मौलाना आज़ाद की सच्चाई बताई थी इस आर्टिकल में। वो सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ वो क्या कह रहा है कि जब मैं ये बात बताता हूँ, तो लोग मुझे संघी कहना शुरू कर देते हैं। इमेजिन करिए कि हम मुसलमान को भी संघी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसने बताया है अपने इस आर्टिकल में, तुफैल अहमद बता रहा है इसकी सच्चाई, कि आपको पता हो कि जो हमारा पहला शिक्षा मंत्री था, वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और हमारे देश में उसका जन्म नहीं हुआ था। मक्का की पैदाइश था वो, और हमारे देश का खून नहीं था उसके अंदर, और कभी जो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो हमारा पहला शिक्षा मंत्री था। और इसमें आपको एक और मज़ेदार चीज़ पता लगेगी, ये सोनिया गांधी पे एक बार एक सच्चाई है उसकी,
कि जब उसने अपना नॉमिनेशन भरा था इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन कमीशन को जो उसने अपने फॉर्म भर के दिया था, उसमें उसने कहा था कि उसने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज इन दोनों में से किसी एक जगह से डिग्री की हुई है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर बाद में ये बताया कि ये महिला बहुत कम पढ़ी-लिखी है, सोनिया गांधी, और वो सिर्फ़ उस शहर में रहती थी, उस यूनिवर्सिटी में उसका कोई संपर्क नहीं था, ना कभी वो पढ़ने गई थी। तो फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस वालों ने जो इसका जस्टिफिकेशन दिया था कि सोनिया गांधी ने जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। तो आप कल्पना करके देखिए कि मुझे लगता है कि अगर कोई गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक दर्ज किया जा सकता है, तो वो ये होगा कि सोनिया गांधी अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ही झूठ लिख देती है, कि वो जिस शहर में गई थी, उस शहर को वो यूनिवर्सिटी लिख देती है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है। तो कुछ वैसा ही ये जो मौलाना आज़ाद हैं, इनके साथ भी था। इन्होंने एक प्रपंच फैलाया था कि जो कायरो में अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ के पढ़े हुए हैं। और ये झूठ, ये प्रपंच इनकी कई बायोग्राफ़ीज़ में भी छापा गया, और अल्टीमेटली जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया 1966 के आसपास, तो जो ये चाचा नेहरू हैं, उनको स्पेशली क्लैरिफ़िकेशन देना पड़ा, ये माफ़ी माँगनी पड़ी कि हमने गलती से बोल दिया था कि ये आदमी वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। तो ये आपको बताता है कि किस तरह से हमारे साथ छल शुरू से किया जा रहा था, और चाचा नेहरू का तो काम ही ये था कि उन्होंने छलना ही था। तो ये जो मैं एजुकेशन जिहाद की बात कर रहा हूँ, ये तभी शुरू हो गया था। अब आप कल्पना करके देखिए कि कोई आदमी जो मदरसे में पढ़ा है, सिर्फ़ उसे कुरान आती है, हदीस आती हैं, वो उसने रटी हुई हैं और उसका काम भी वही है। वो हमारा शिक्षा मंत्री बनेगा, तो किस तरह की शिक्षा देगा? इसे कई लोगों को बिना साक्ष्य के ये फिर क्लैरिटी नहीं होती, तो उसके लिए मैं एक और आपके साथ साक्ष्य आज शेयर करूँगा। एक हमारे बहुत ही अच्छे मूर्धन्य इतिहासकार हुए हैं, सीताराम गोयल जी। मुझसे बहुत बार लोग पढ़ते हैं कि अगर हमने हिस्ट्री पढ़नी हो, सच्ची हिस्ट्री पढ़नी हो, तो हम कहाँ पढ़ें? तो सीताराम गोयल की किताबें पढ़ें आप। उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक का रेफ़रेंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सीताराम गोयल जी ने एक पब्लिकेशन हाउस बनाया था अपना, दिल्ली में है वो। आज उसे आदित्य प्रकाशन कहते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से उनका एक सेक्शन था, जो ऐसी किताबें छापता था, जो आप सबको पढ़नी चाहिए। तो उसमें से एक किताब है, जो मैं आज आपके साथ जिसका थोड़ा-सा शेयर करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से स्क्रीन शेयर में जाऊँगा मैं। हुँ। ये एक उन्होंने किताब लिखी है, मुस्लिम सेपरेटिज़्म, कॉजेज़ एंड कॉन्सेक्वेंसेज़। तो उसमें से मैं आपके साथ थोड़ा-सा शेयर कर रहा हूँ। हमारे देश में जो प्रपंच फैलाया जाता है सूफ़ियों के बारे में, कि वो सूफ़ी बड़े अच्छे होते थे, सूफ़ियाना गीत सुनते हैं लोग। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बड़ा मशहूर सूफ़ी हुआ है हमारे देश में। इसे इसका नाम है शेख अहमद सरहिंदी। तो मैं, क्योंकि पंजाब का जन्म हुआ है मेरा, तो पंजाब में ही है, इसकी एक दरगाह बनी है बहुत बड़ी, और इसे बहुत लोग हिंदू भी और सिख भी वहाँ जाकर माथे टेकते हैं। अब शेख अहमद सरहिंदी अ, काफ़ी पुराना एक व्यक्ति है जिसे सूफ़ी माना जाता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। वो क्या कर रहा था, अकबर के समय, अब अकबर ने क्या किया, उसने, अकबर के टैक्टिक्स थोड़े अलग थे। वो, आप उसे लव जिहादी कहना चाहें या जो मर्ज़ी कह सकते हैं, लेकिन वो ओपनली तलवार लेकर वैसी गुंडागर्दी नहीं करता था, तो हम उसे उस तरह का जिहादी नहीं कह सकते। और उसने कुछ, उसकी पॉलिसीज़ थी जो बाकियों के कंपैरिज़न में टॉलरेंट भी थी। तो ये जो सूफ़ी था शेख अहमद सरहिंदी, ये आप याद रखिए, शेख, सय्याद, ये जितने लोग होते हैं, ये एक ही मेंटालिटी के होते हैं। तो इसने क्या किया, उस समय जितने भी मुग़ल अधिकारी होते थे, अकबर को नहीं, अकबर से नीचे वाले स्टेप पे जो अधिकारी थे, उन सबको इसने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं। वो चिट्ठियाँ पर्शियन में हैं, लेकिन उनमें से कुछ का अनुवाद किया हुआ है। तो सीताराम गोयल ने बताया कि ये उसकी जो चिट्ठियाँ हैं, उनमें कुछ के बारे में तो ये पता लग जाता है कि उसने किसे लिखी थी, लेकिन कुछ के बारे में ये नहीं पता लगता कि किसे लिखी थी, लेकिन उसने क्या लिखा था वो सामने दिखाई दे जाता है। तो वो, ये जो शेख अहमद सरहिंदी है, वो उस समय क्या कह रहा था, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ ज़रा।
ये देखिए, यहाँ आपको मिलेगा इन ये रहा, इन लेटर नंबर 163 ही रोट, द ऑनर ऑफ इस्लाम लाइज इन इंसल्टिंग कुफ्र एंड काफिर्स, कि इस्लाम की शान इसी में है कि कुफ्र और काफिरों की बेइज्जती की जाए। वन हु रिस्पेक्ट्स द काफिर्स डिसऑनर्स द मुस्लिम्स, कि जो काफिरों का सम्मान करता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो मुसलमानों का इंसल्ट कर रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। आगे देखिए, द रियल पर्पस ऑफ लेवाइंग जिजिया ऑन देम, अब ये हमारे देश के हैं तो हिंदुओं की बात कर रहा है, इज टू ह्यूमिलिएट देम टू सच एन एक्सटेंट दैट दे मे नॉट बी एबल टू ड्रेस वेल एंड टू लिव इन ग्रैंड्योर, कि जिजिया जब लगाया जा रहा है तो हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि इनको हम जलील कर सकें, ये अच्छे कपड़े ना पहन सकें और शानो शौकत से रह ना सकें जो काफिर हैं। आगे देखिए, दे शुड कॉन्स्टेंटली रिमेन टेरिफाइड एंड ट्रेम्बलिंग, वो हमेशा ही दहशत में रहने चाहिए और कांपते हुए रहें। इट इज इंटेंडेड टू होल्ड देम अंडर कंटेम्प्ट, कि जो जिजिया है वो इनको जलील करने के लिए ही है, एंड टू अपहोल्ड द ऑनर एंड माइट ऑफ इस्लाम, कि जो इस्लाम का नूर और इस्लाम की जो शान है उसे बचा के रखने के लिए है। फिर आगे आते हैं उसकी लेटर नंबर 81 पर, काउ सैक्रिफाइस इन इंडिया इज द नोबलेस्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस, कि जो गौ हत्या कर रहे हो वो यहाँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छी इस्लाम की प्रैक्टिस है। आगे वो बता रहा है कि जो काफिर हैं वो जिजिया देने के लिए तो फिर भी मान जाएंगे, लेकिन गौ हत्या को वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हमें करनी चाहिए। और फिर आगे देखिए, आफ्टर गुरु अर्जुन देव हैड बीन टॉर्चर्ड एंड डन टू डेथ बाय जहांगीर, अब ये शेख लेटर नंबर 193 में क्या बता रहा है, the execution of the accursed Kafir of Gobindwal is an important achievement and is the cause of the great defeat of the Hindus. अब ये सेंटेंस आप देखिए, इसमें एक और पॉइंट आपको समझ में आएगा कि कई लोग जो खालिस्तानी हैं, वो आज अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम तो बड़ा ही कोई अलग एक हमारा धर्म बन गया है। लेकिन यहाँ देखिए कि जो मुसलमान और हाँ, दूसरी चीज़ ये जो खालिस्तानी है, क्योंकि इनकी फंडिंग पाकिस्तान वाले करते हैं, तो ये अपने आप को इस्लाम के ज़्यादा निकट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा कि एक सूफ़ी है, जो बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि ये जो गुरु अर्जुन देव थे, एक्कर्स्ड काफ़िर, लानती काफ़िर था वो, गोविंदवाल का, और उसको उसका जब सर कलम कर दिया है, तो ये हिंदुओं की एक बहुत बड़ी हार है। तो ये तो आपको पता लगा सूफ़ी के बारे में। अब सीताराम गोयल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में क्या बता रहे हैं कि उसने अपनी एक तज़किरा लिखी थी, उसमें वो शेख अहमद सरहंदी की इन्हीं चिट्ठियों के बारे में क्या बता रहा है वो देखिए। बट फॉर दीज लेटर्स मुस्लिम नोबल्स वुड नॉट हैव स्टूड बाय इस्लाम एंड बट फॉर द एफर्ट्स ऑफ शेख अहमद अकबर्स हेटेरोडॉक्सी वुड हैव सुपरसीडेड इस्लाम इन इंडिया। तो वो ये बता रहा है कि ये जो चिट्ठियां लिखी थी इसने, जो मुगल अधिकारियों को उन दिनों में लिखी थी, इन्होंने जो इस्लाम है, क्योंकि जो अकबर था वो सुलह कुल के चक्कर में पड़ गया था, तो इस देश में इस्लाम को दफन कर दिया जाना था, इसलिए ये चिट्ठियां बहुत अच्छी हैं और इन चिट्ठियों ने इस्लाम को बचा के रखा है। तो इस तरह के लोगों को आपको बताया जाता है आर्टिकल्स लिख लिख कर किताबों में कि ये एक बहुत ही सज्जन आदमी था, ये देश की जो पार्टीशन हुई थी उसका विरोधी था। हाँ, पार्टीशन का विरोधी क्यों था अब आप वो भी समझ लीजिए। क्योंकि इसकी कुछ स्पीचेज़ में आपको सुनने को मिलेगा कि ये बोल रहा है कि हमें पार्टीशन का विरोध करना चाहिए। तो उसका कोई देश के लिए प्यार नहीं था, क्योंकि वो किसी मौलाना का कैसे हो सकता है, आप अपने आप सोचिए उसे। उसका कारण ये था कि इसे लग रहा था कि अगर हम एक देश बना लेंगे या एक छोटा देश मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें तो काफ़िर बहुसंख्यक हो जाएँगे। तो हम फिर पूरे देश को, जो पूरा हिंदुस्तान है उसे हमने दारुल इस्लाम बनाना है, ये जो हमने सोच रखा है वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये इसकी इंटेंशन थी पार्टीशन के विरोध में बातें करने के लिए।
तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से आपको क्लियर होगा कि किस तरह से गद्दारी हमारे देश के साथ की जाती रही है। अब वो जो मैंने आपसे शेयर किया था कि तुफ़ैल अहमद ने आर्टिकल लिख के इसको एक्सपोज़ किया था। उस आर्टिकल में उसने इसकी एक किताब है जो उर्दू में है, उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है हमारे देश में। अ, किताब है खुतबाते आज़ाद या स्पीचेज़ ऑफ आज़ाद और मकताब-ए-जमाल लाहौर ने इसको छापा है और हिंदुस्तान में ये किताब मिलती है। तो उसके एक्सर्प्ट्स हैं जो ये बता रहा है। मैं 1-2 सेंटेंस आपको पढ़ के बताता हूँ। I say that on every Momin who believes in Allah, His Messenger, and His book, it is obligatory that he rise up today for jihad fi sabilillah. तो ये जो मौलाना आज़ाद है, ये मुसलमानों को जिहाद करने के लिए उस समय भी उकसा रहा था और इसके कहने पर अब देखिए इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है दरुल इस्लाम और दरुल हर्ब की, कि जहाँ पर तो इस्लाम का रूल चल रहा है, उसे दरुल इस्लाम कहते हैं, जहाँ नहीं चल रहा उसे दरुल हर्ब कहते हैं। तो इसने कहा था कि इस समय जो खलीफा है, ये आपको वो खिलाफत एजिटेशन शायद ध्यान हो जो गांधी ने मुसलमानों के साथ मिलके शुरू की थी। तो उस समय की इसकी जो स्पीचेज़ हैं मौलाना आज़ाद की, उसमें ये बताता है कि हमें हिजरत कर जानी चाहिए। तो इसके कहने पर बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो हमारे देश से गए थे वहाँ पर तुर्की में, वहाँ पर जिहाद करने के लिए पहुँच गए थे और इसकी स्पीचेज़ से प्रभावित होके गए थे। जैसे आज बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ज़ाकिर नाइक की स्पीचेज़ से प्रभावित होके आईएसआईएस वालों से मिल रहे हैं। उस समय अबुल कलाम आज़ाद, ये जो मौलाना था, इसके इसकी स्पीचेज़ के कारण यहाँ से जिहादी बन के जा रहे थे। और आज हमें ये फ़ेस प्रेज़ेंट किया जाता है इसके बारे में कि बड़ा सेक्युलर किस्म का आदमी था और ये देशभक्त था या देश प्रेमी था।